नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा दोस्तों देखेंगे तो ये आपका बिहार पुलिस का बुक निकाला गया है और ये आपका देखेंगे दोस्तों तो ये आपका बोल सकते हैं ये आपका क्वेश्चन बैंक है बिहार पुलिस का। ठीक है, बिहार पुलिस हल प्रश्न पत्र है। क्योंकि देखिए आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन पूछा कैसा गया है, हमारा प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका रोशन सर के द्वारा एक ही बुक अभी निकाला गया है प्रेजेंट टाइम में। ये आपका 2012 से लेकर के 23 तक जितना भी आपका पेपर आपका हुआ है बिहार पुलिस का पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको जो है 20 प्रैक्टिस सेट है, 18,000 दोस्तों हमारा जो है समथिंग आपका जो है बोल सकते हैं आपका वैकेंसी आया हुआ है। तो आपको एक सीट जो है पक्का कर लेना है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 1 होने वाला है। ये आपका 9 दिसंबर को पेपर हुआ था 2012 में। ये आपका सेकेंड पाली का पेपर देखेंगे, पूरा 1 से लेकर के 100 प्रश्न का पेपर होने वाला है। बहुत तगड़ा वीडियो है और तैयारी आज और अभी से करना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपको जो है 3 से 4 महीना आप बोल सकते हैं आपका 1 महीना लमसम आपका फॉर्म भरने में टाइम लगेगा और 2.5 से 3 महीना में जो है आपका परीक्षा हो जाएगा। तो टाइम आपके पास अधिक नहीं है, लग जाइए अभी से और तैयारी जम के कीजिए क्योंकि एक सीट आपको जो है इस बार आपका 2025 में ले लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। डिस्कशन आपका देखा जाए तो 1 घंटे में हम इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। याद रखेंगे 1 घंटे में दोस्तों इसको हम खत्म करने का प्रयास करें क्योंकि अगर हम पूरा डिस्कशन देखने लगेंगे तो ये जो वीडियो है आपका 2.5 घंटे का ये आपका वीडियो बनेगा। 2.5 घंटे का वीडियो आपका ये बनेगा। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये 2.5 घंटे का वीडियो बनाया जाए या फिर आप इसको ऐसे ही 1 घंटे में काम चला लेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो हम पूरा दिखाएंगे आपको बट डिस्कशन थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट और पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय कौन सा है। तो आपको पता है प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग दोस्तों हमारा शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय जो है हमारा शब्द के अंत में लगता है। तो आंसर हमारा देखिए हो जाएगा आइन। स्त्रीलिंग में दोस्तों हमारा जो है प्रत्यय जो है आइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा गुरु का। ठीक है, अब इसका थोड़ा डिस्कशन भी देख लेते हैं। देखिए आइन प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं जिसमें से ठाकुर प्लस आइन बराबर ठाकुराइन हो जाएगा। पंडित प्लस आइन दोस्तों पंडिताइन हो जाएगा। ठीक है, आनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द जिसमें से आपका जेठ प्लस आनी को हम जेठानी कहते हैं और मुगल प्लस आनी को मुगलानी कहते हैं। यानी आनी अगर आप जोड़ेंगे तो वो आपका बन जाता है। इन प्रत्यय से बनने वाले शब्द को हम जैसे यक्ष प्लस इनी को हम यक्षिणी कहते हैं और योग प्लस इनी को हम योगिनी कहते हैं। ठीक है, आगे जैसे लिखा गया कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय से बनने वाले शब्द जिसमें से प्रत्यय और शब्द जैसे आ की बात करते हैं तो छात्रा, छात्रा, महोदय, ठीक है, और महोदया। ईका की बात करते हैं तो गायक को गायिका, नायक को नायिका। मतलब अगर हम ईका लास्ट में जोड़ते हैं तो नायिका हो जाता है। और वही अगर हम ई की बात करते हैं तो कुमार को कुमारी और पुत्र को पुत्री फीमेल बनाने के लिए। अगर हम ती की बात करेंगे तो श्रीमान को श्रीमती, भाग्यवान की भाग्यमती हो जाएगा, भाग्यवती हो जाएगा। और नी को देखें हम तो मोर को मोरनी और शेर को शेरनी। सेकेंड क्वेश्चन, आ बैल डैश आपुड़ लोकोक्ति का सही अंश क्या होगा। तो आ बैल मुझे मार। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ये सब देखिए एग्जाम में पूछा गया है जो कि आपको एकदम अच्छे से देख करके जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है कि यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक्य में लड़की शब्द क्या है। तो वाक्य में जो लड़की शब्द दोस्तों ये आपका पद है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब बोला कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। लड़की एक सार्थक शब्द है लेकिन इसका प्रयोग जो है वाक्य में पद के लिए किया जाता है। शब्द जैसे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगर हम विशेषण की बात करते हैं तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और जो सर्वनाम है दोस्तों जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इनमें से संबोधन कारक का शुद्ध क्या है यानी शुद्ध रूप क्या है। तो भाइयों और बहन, भाइयों और बहनों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें से अन्य जो विकल्प दिया गया है जैसे यहाँ पे देखा जाए तो भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों और भाइयों और बहनों। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जैसे संबोधन कारक में दिया गया कि जब किसी को संबोधित कर बुलाया जाता है
पुकारा जाता है तो ऐसे ही बुलाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कोई मंच वगैरह पर रहता है तो भाइयों और बहनों कृपया ध्यान दें, इस तरीके से भी बुलाया जाता है। नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह कौन सा है? तो इसका देखिए हो जाएगा निरोध, निवारण, नियुक्त और निबंध। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ नि से, जैसे आप यहाँ पे देखिए अ से हमारा अभाव होता है, अथाह होता है, असफल, अटल, ये उपसर्ग का ऑप्शन दिया गया, मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल है। भर की बात करते हैं तो भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। पर की बात करते हैं तो परलोक, परोपकार, परसर्भ, परहित। और दू की बात करते हैं तो दुबला, दुलारा और दुधारू। क की बात करेंगे तो कपूत और कचोट हो जाएगा। और भी यहाँ पे दिया गया, जैसे अन की बात, जितना भी आपको एग्जाम्पल हम बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से देखेंगे। अनमोल हो जाएगा, अनबन, अनपढ़। अनु की बात करेंगे तो अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। अप की बात करेंगे तो अपयक्ष, अपमान, अपकार। और नि की बात करेंगे तो निवारण, निपात, नियम और निषेध। और प्र की बात करेंगे तो प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान और प्रकृति। और सु की बात करेंगे तो सुजान, सुगम, सुपात्र हो जाएगा। और दूर की बात करेंगे तो दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। और निर की बात करेंगे तो निर्जन, निराकार और निगुण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद क्या है? तो देखिए अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। देखिए कुछ इसमें दिया गया, जैसे अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुव्रीहि समास, जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो तथा जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। धातृ प्लस अंश और नौ प्लस इक सही संधियां क्या है? तो धरातंश और नाविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ संधि विच्छेद दिया गया, इसको हम देख लेते हैं। जैसे दु प्लस कर्म को आपको दुष्कर्म कहते हैं, दु प्लस ख को दुख, पह प्लस पयोध। देखिए इसमें आपका आधा आधा जो भी है, तत् प्लस रूप को हम तद्रूप कहते हैं, नि प्लस ऊन को हम न्यून कहते हैं, सत प्लस अब्दी को शताब्दी कहते हैं, वाक प्लस मय को हम वाड्मय कहते हैं, वी प्लस आपक को हम व्यापक कहते हैं, और वी प्लस आप्त को हम व्याप्त कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे मिल करके तब तक हम भी अच्छे तरीके से हम उभर के, आप समझ रहे हैं मेरे क्या कहने का मतलब है। क्योंकि देखिए आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी सोचेंगे कि आपको जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराएं, क्योंकि देखिए अब अभी के आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है। जितना आपको हम रिविजन करा रहे हैं और बेहतर वे में कराएंगे और जल्दी से जल्दी कराएंगे। तो मेरे भाई आप वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम जो लाइक का टारगेट है 500 पूरा कंप्लीट कीजिए, तभी सोचेंगे कि हम और भी वीडियो बेहतर वे में लाएंगे। बोला कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया गया, जैसे साहित्य से संबंधित दिए जाने वाले सम्मान का नाम, जिसे साहित्य अकादमी विभिन्न भारतीय भाषाओं में, कुछ देख लेते हैं ऊपर। व्यास सम्मान हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। देखिए सरस्वती सम्मान दोस्तों 32वां 2022 जो है आपका शिव शंकरी जो कि कृति सूर्यवंशम हो जाएगा। व्यास सम्मान की बात करते हैं तो 32वां 2022 ज्ञान चतुर्वेदी कृति पागल खाना। बिहारी पुरस्कार की बात करेंगे तो 32वां जो है आपको 2022 में डॉक्टर माधव हाडा, और जो इनकी कृति है पचरंग चोल पहर सखीरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 57वां है 2022 का कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है जो कि मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। अब इंग्लिश के लिए आप क्या करेंगे, वीडियो रोक करके खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका वन ऑफ दीज इज नॉट क्या लिखा गया, सिंगुलर लिखा गया है, तो आइडेंटिफाई इट। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाटा हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसका वर्ड्स लिखा गया है यहाँ पे आप देख लेंगे सिंगुलर प्लूरल करके, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला द इज ए मोर वर्सेटाइल सिंगर। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे इलेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इफ ई यानी इफ आई विन ए लॉटरी आई विल बाई ए कार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे हमारा है कि बोला है कि सप्लाई द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब, यानी यहाँ पे पूछ रहा है सही बताना है कि इट डैश हमारा है, सो हार्ड डैट इट
सीमेंट एग्रे सॉरी सीमेंट एग्रे सीट हैड सर्टेंड द वर्ल्ड अवे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वाज रेनिंग, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर बोला है कि विच ऑफ दीज इज ए फैनिंग जेंडर ऑफ ब्लड, फैमिंग जेंडर ऑफ ब्लड। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लॉन्ड हो जाएगा ब्लॉन्ड। यहाँ पे देखिए ब्लॉन्ड लिखा गया है, माफ कीजिएगा ब्लॉन्ड लिखा गया है। और यहाँ पे अगला हमारा जो है 14 नंबर बोला है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, 15 नंबर का हम बता देते हैं। इसका आंसर हमारा देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि आंसर आपका नीचे लिखा गया है बी हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से मेन मुद्दा यानी आप बोल सकते हैं कि जीके जीएस स्टार्ट होता है। इसको हम अच्छे से डिस्कशन के साथ देखेंगे। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति के पास होता है। अगर उसको मतलब एक बोलते हैं ना कि फांसी की सजा है, तब वो दोस्तों उसके पास इतना क्षमता है कि वो उसको माफ़ कर दे। अब इसमें क्या क्या दिया गया इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 द्वारा जो है राष्ट्रपति को दोषी करार दिए गए व्यक्ति को जो है क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, जिसमें से क्षमा पूर्णतः माफ़ कर देना। इसका मतलब है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है, मतलब अगर वो चाहे तो माफ़ कर सकता है। जो आपका प्रविलंबन है, किसी दंड को कुछ समय के लिए जो है टालने की प्रक्रिया। विराम जो है जैसे विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा कम करना, जैसे दिव्यांगता या महिलाओं की गर्भ व्यवस्था जो आपका होता है उसके अवधि के लिए जो है कुछ जो सज़ा है बढ़ा दिया जाता है। परिहार की बात करेंगे तो सज़ा की मात्रा को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के जो कठोर कारावास में बदल देना। लघुकरण की बात करेंगे तो सजा की प्रकृति को बदलना, जिसमें से मृत्यु दंड को कठोर कारावास में परिवर्तन कर देना। ये पूरा क्षमता होता है राष्ट्रपति के पास। और कुछ यहाँ पे नोट दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल की समाधान करने की शक्ति प्रदान की गई है। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ, जैसे मूल या आरंभिक अधिकारिता जो है अनुच्छेद 131 में है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रीट की अधिकारिता जो है दिया गया है। अपीलीय अधिकारिता की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक, सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में जो है अपील का अंतिम न्यायालय है। सलाहकारी अधिकारिता, अनुच्छेद 143 द्वारा न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करती है। अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ, अनुच्छेद 129 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही एक फैसले को अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना पर दंड देने की शक्ति होगी। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जिसमें से इसके अंतर्गत विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी आदेश को संविधान के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है तथा अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णयों की भी समीक्षा यहाँ पे कर सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इस आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 2006 में संशोधित तथा 2019 में संशोधन के तहत जो है किया गया है। यह एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर जो है की जाती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है दोस्तों 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की उम्र जो पहले हो वो आपका तक होता है। प्रति वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दोस्तों मनाया जाता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए मानसिक रूप से विकृत, और तीसरा हमारा है कि अवयस्क। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को जो है अपनाया गया है। भारत का हर व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है
उसे धर्म, जाति, लिंग, उसके बाद साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो है कर दिया गया है। अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है होता है। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार जो है प्रदान किया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? कौन नहीं जुड़ा था दोस्तों? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर, सुकर्णो एवं एक्रुमाह ये सभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए थे। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1 सितंबर 1961 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में हुआ। इस सम्मेलन में 25 देशों ने जो है दोस्तों इसमें भाग लिया था। गुटनिरपेक्ष नाम नॉन एलाइंड मोमेंट में वर्तमान में 120 सदस्य देश हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी जो है अध्यक्षता करता है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली 1983 में जो है इसकी अध्यक्षता किया था। 19वां शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है 2024 में युगांडा में आयोजित होगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल जो है कर दिया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है आपका वारेन हेस्टिंग बना है। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को बदल करके भारत का गवर्नर जनरल जो है कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है आपके विलियम बेंटिंक थे। मैं फास्ट पढ़ूंगा ताकि आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करा सकूं। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिन था। लॉर्ड कैनिन, ठीक है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है, यानी क्या हमारा गलत है। तो अस्थायी सदस्यों का जो है चयन 5 वर्षों के लिए होता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें दोस्तों 2 वर्ष के लिए होता है, ये याद रखिएगा। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य यहाँ पे होते हैं। 5 स्थायी सदस्य जिसमें से आपका अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो यानी निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जो है जाना जाता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार जो है किया है। इसमें से आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। महासचिव जो है आपको एंटोनियो गुटरेस। सदस्य संख्या की बात करते हैं तो 193 और जो 93वां देश हमारा दोस्तों है आपका दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है 6 प्रमुख अंग, जिसमें से आपका महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद सचिवालय हो जाएगा। आगे कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यह आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए, पंचायतों की जो संरचना है दोस्तों अनुच्छेद 243 ग में है। अनुच्छेद 243 ग में है। ऑप्शन नंबर के हिसाब से हमारा ए हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे ग्राम स्तर दोस्तों हमारा संरचना जो है आपका ग्राम पंचायत, अधिकारी जिसमें से आपका प्रधान, मुखिया, सरपंच होता है। निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष होता है। अगर हम खंड की बात करते हैं तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत, प्रमुख और अप्रत्यक्ष। जिला स्तर की बात करते हैं तो जिला पंचायत हो जाएगा, अध्यक्ष या फिर चेयरमैन होता है और इसका अप्रत्यक्ष होता है निर्वाचन। राज्य विधानमंडल अपने विवेक से पंचायतों की संरचना निर्धारित कर सकता है। विधानमंडल के द्वारा प्रत्येक पंचायत क्षेत्र जो है प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटा जाएगा एवं पंचायत के सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा।
वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5वें वर्ष निर्वाचन होता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो है निर्वाचन कराए जाते हैं। आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष है। अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्व विवेक पर है। महिलाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का जो है निम्न सदन होता है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार जो है किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम जो है हमारा 60 हो सकती है। अपवाद में देखा है तो गोवा 40, मिजोरम में हमारा जो है 40 और सिक्किम में दोस्तों हमारा जो है 32 है। विधानसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नोट, नागालैंड एवं सिक्किम में राज्यों की विधानसभाओं की कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित होते हैं। और भारतीय संविधान अनुच्छेद जो है 81 लोकसभा गठन का प्रावधान करता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है 550 हो सकती है। लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है दोस्तों आपका 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में आपका 245 है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सभी को पता है A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा जो है 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। जो प्रथम अधिवेशन है पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण जो है यह अधिवेशन बम्बई में आयोजित जो है किया गया। प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ है। बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की जो संख्या है 72 थी। सर्वाधिक सदस्य जो है आपके बम्बई प्रांत से 38 सदस्य थे। प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं आपके व्योमकेश यानी BC बनर्जी तथा जो सचिव रहे हैं दोस्तों A.O. ह्यूम थे। आगे हमारा है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके जो है अध्यक्ष नहीं चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया है। इस अधिवेशन में नरमपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव जो है दोस्तों प्रस्ताव पारित करवाए हैं। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने जो है स्वराज की मांग भी प्रस्तुत किया था। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में अड्यार यानी मद्रास में होम रूल लीग जो है प्रारंभ किया गया। बेसेंट को 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है बनाया गया है। एनी बेसेंट ने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से जो है स्वशासन की मांग यहाँ पे किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। इन्हें महात्मा गांधी का जो है दोस्तों एक तरीके से राजनीतिक गुरु जो है माना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? तो साक्षरता की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 65%, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार महिला में साक्षरता जो प्रतिशत दोस्तों आपका 65 पॉइंट हमारा 4 है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जो साक्षरता है आपका 74.04% है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता आपका 82.14%। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश 60.4% है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश 75.1% है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हमारा जो है केरल जो कि 93% है। पूर्ण साक्षर घोषित एकमात्र राज्य हमारा केरल है। बिहार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत करीबन 61.8% वाला राज्य है। और बिहार में पुरुष साक्षरता प्रतिशत जो है हमारा 71.2% है। बिहार में महिला साक्षरता प्रतिशत आपका 51.5% है। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है दोस्तों? तो धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा।
अब इसको पढ़ते हैं। देखिए सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता संप्रदायवाद का विकसित चरण होता है जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों को परस्पर विरोधी और शत्रुतापूर्ण समझा जाने लगता है। इससे समाज में धर्म के आधार पर जो है विभाजन होता है। आगे हमारा है जैसे धार्मिक सहिष्णुता जो है आपका, जब विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग समाज के यानी समाज में एक साथ भाईचारे की भावना के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो इसे ही हम धार्मिक सहिष्णुता कहते हैं। नैतिकता, सांस्कृतिक मूल्यों का आधारित आचरण को नैतिकता कहते हैं। उदाहरण जो है आपका ईमानदारी, अहिंसा तथा सत्य बोलना। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जो है आपका जोड़ी गई है। तो धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है शब्द जोड़ा गया है या फिर शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा जो है बनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और न्यायविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का जो है परिचय पत्र भी कहा है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो स्वतंत्र राष्ट्र की बात करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर देखिए हमारा जो है 26 का हो जाएगा 1971। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक देश बना जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। एशिया की 3 नदियां गंगा, जिसमें से आपका पद्मा के नाम से ब्रह्मपुत्र, जमुना और मेघना बांग्लादेश से होकर बहती है। बांग्लादेश सार्क का संस्थापक सदस्य है जिसकी स्थापना जो है 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में किया गया। सार्क का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में है। सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन जो है 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है लिखा गया था। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य जिसमें आपका असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। बांग्लादेश के साथ जो है सीमा जिसमें से आपका पश्चिम बंगाल जो है 2217 किलोमीटर, त्रिपुरा हमारा जो है 856 किलोमीटर, मेघालय जो है 443 किलोमीटर, मिजोरम जो है हमारा 318 किलोमीटर, असम जो है दोस्तों हमारा 262 और कुल की बात करते हैं तो 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश के वर्तमान जो राष्ट्रपति है मोहम्मद शहबुद्दीन चप्पू हैं। डिस्कशन अच्छा दिया गया है, आराम से वीडियो को देखिए। भारतीय रेल मंत्रालय ने हाल ही में बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज जो है लोकोमोटिव सौंपे हैं। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा महापौर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में सर्वप्रथम मद्रास 1687 के शहर के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 जो है यानी 1 जून 1993 से जो है प्रभावी हुआ है। अनुच्छेद 242 अनुच्छेद 243 पी से 43 या 6 243 ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध जो है दिए गए हैं तथा इसी संशोधन द्वारा जो है संविधान में 12वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई है जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषयों की यहाँ पे सूची जो है निर्दिष्ट किया गया है। आगे है कि 12वीं अनुसूची के 18 विषय जिसमें से हमारा नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर की योजना भी है, भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण, आर्थिक व सामाजिक विकास योजना, सड़कें तथा पुल, घरेलू वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रजननों के लिए जो है आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन और अग्निशमक सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकीय आयामों का अभिवृद्धि, समाज के दुर्बल वर्गों के हितों का रक्षा, उसके बाद जो झुग्गी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाओं और अन्य सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान आदि की व्यवस्था, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परक आयामों की अभिवृद्धि, उसके बाद शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह तथा शमशान, कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, सार्वजनिक सुख सुविधाओं का विकास करना और वधशालाओं और चर्म
शोधनशालाओं का जो है विनिमय, नगर पालिका क्षेत्र जिसमें से आपका नगर पालिका के तहत आने वाले प्रादेशिक क्षेत्र जिसे राज्यपाल द्वारा जो है अधिसूचित किया गया है। सरपंच भारत में स्थानीय स्वायत्त स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विधिक संस्था ग्राम पंचायत का जो है प्रधान होता है। आगे हमारा है 28 नंबर, देख लेते हैं। बोला कि संविधान में कितने वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जो है यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, तो 6 से 14 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मोहिनी जैन के मामले शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार जो है घोषित किया गया था। संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार दर्ज जो है या फिर दर्जा दिया है। अनुच्छेद 21 का के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में संशोधन कर राज्यों को यह निर्देश दिया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख तथा निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 क में खंड ट के तहत 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है। इसके अनुसार प्रत्येक माता पिता या फिर अभिभावक का भी यह मूल कर्तव्य है कि अपने बालक या प्रति वाले के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का जो है अवसर प्रदान करेगा। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। न्यायालय द्वारा A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया, लेकिन 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं, अर्थात मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने से है। भोजन का अधिकरण, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि को अनुच्छेद 21 में जो है शामिल किया गया है। अन्य बात भी हम देख लेते हैं, जैसे आपका विदेश यात्रा का अधिकार जो है मेनका गांधी बनाम संघ यानी भारत संघ 1978। एकांता का अधिकार जो है राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य 1994। और जीविकोपार्जन का अधिकार जो है आलेगा तेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। शिक्षा पाने का अधिकार जो है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। आगे हमारा है कि निःशुल्क विधिक सहायता MM हास्काट बनाम महाराष्ट्र 1978। चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार जो है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1979 हो जाएगा। आश्रय का जो अधिकार है दोस्तों आपका चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 1998। प्रदूषण मुक्त जल तथा वायु के उपयोग का अधिकार सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। कोई महिला अपने बच्चों को पैदा करने या नहीं का अधिकार सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध जो है आपका मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का निर्देश जो कि विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण जो कि नीलवती वोहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1998 हो जाएगा। उसके बाद हथकंडी लगाने के विरुद्ध संरक्षण प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन 1980। गर्भ व्यवस्था के दौरान लिंग प्रशिक्षण महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008 हो जाएगा। ठीक है। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह अथवा जीवन साथी चुनने का अधिकार गैर सरकारी संगठन बनाम भारत संघ 2018 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे कि वास्को डी गामा यात्री था, तो सभी को पता है दोस्तों कि वास्को डी गामा जो यात्री था पुर्तगाल का था, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखिए, पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के दिमाग में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग जो है खोजने का विचार आया और बर्थोलोमेव डियाज प्रथम यूरोपीय था जो अटलांटिक से हिंद महासागर के उत्मास अंतरिप अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचा था। सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्मासा अंतरिप
केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीर की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के शासक जो है आपका जमोरिन यानी मनका विक्रमा का द्वारा जो है स्वागत भी किया गया। आगे देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है। तो वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो उसी को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, प्रागैतिहासिक कालखंड जिसमें मनुष्य को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं होता है या फिर नहीं था। इस काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताओं को शामिल किया जाता था। प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम डेनियल विल्सन ने 1851 ईस्वी में किया था। प्रागैतिहासिक काल को जानने का एकमात्र स्रोत जो है आपका पुरावशेष है। इतिहास काल का विभाजन मुख्यतः 3 कालखंडों में किया गया है, यह भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए, इसका पूरा डिस्कशन तो आपको हम करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इसको पूरा डिस्कशन करवाने लगेंगे तो आपका 3 घंटे से कम ही आपका वीडियो नहीं बनेगा। ठीक है, तो कुछ आपको हम करवा दे रहे हैं डिस्कशन। आप अगर चाहें तो इसका जो है PDF के लिए क्या करेंगे कि आप मार्केट से किताब इसका ले लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, किताब ले लीजिए, आराम से इसको पढ़िए, क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर वे में क्लियर होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में जो है पारित किया था? तो कौन से वर्ष में दोस्तों ये आपका पारित किया गया था बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट को 1965 ईस्वी में जो है पारित किया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट हमका डिस्कशन होगा हम उसको देखेंगे। जैसे रोलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ था? तो 1919 में दोस्तों ये आपका पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। रोलेट एक्ट, जिसे द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 भी कहा जाता है, इसे 19 मार्च 1919 को पारित या फिर लागू किया गया था। रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना था। इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जो है जेल में डाल सकता है। ठीक है, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को जनता से इस काले कानून के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल एवं सत्याग्रह करने का आह्वान किया। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हेतु सत्याग्रह सभा के जो है गठित किया गया था। 9 अप्रैल यानी कुछ स्रोतों में 8 अप्रैल भी है, जैसे गांधी जी को जो है यहाँ पे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को जो है सरकार गिरफ्तार कर लिया था। और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। जनरल डायर ने सभा स्थल पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश भी दे दिया था। गांधी जी ने 18 अप्रैल को आंदोलन की वापसी की घोषणा किया। इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। आगे हमारा प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए जो है संघर्ष किया है? तो सती प्रथा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, 4 दिसंबर 1928 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई तथा राजा राम मोहन राय के लंबे समय के प्रयास से सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है लगा दिया गया। 1928 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। भारत तथा हिंदुओं में पर्दा प्रथा इस्लाम की देन है और वह प्रथा मुगल शासकों के दौरान अपनी जड़ें काफ़ी मजबूत की। वैसे इस प्रथा की शुरुआत जो है भारत में 12वीं सदी से जो है मानी जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा जो है हिंदुओं में बहुविवाह को गैर कानूनी जो है घोषित कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 17 समता के अधिकार को एक विशेष क्षेत्र में लागू करता है और अस्पृश्यता के अंत को जो है घोषित करता है, यानी घोषणा करता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा जो है अस्पृश्यता को अपराध जो है घोषित किया गया है। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन दोस्तों, यानी नीनो डी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी कोचीन से हटाकर जो है गोवा को बनाया है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको हम बता दिए हैं। इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 1882 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे के मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक जो है कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा 8वीं से 16वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। आप आराम से इसको मार्केट से किताब ले लीजिए, आराम से पढ़िए। आगे कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था कौन? तो कुत्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा।
देखिए इस काल में जो है मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। इस काल में पालिशदार पत्थर के औजारों का भी यहाँ पे उपयोग प्रारंभ हुआ है। और बेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं और जौ की जो है यहाँ पे खेती साक्ष्य मिलता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे की मुगल काल का पतन शुरू हुआ, तो ये आपको हो जाएगा आधुनिक काल से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए भारत में मुगल सत्ता की स्थापना 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हराकर किया गया था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में है। मुगल सत्ता के पतन का जो कारण है आपका दुर्लभ एवं अयोग्य उत्तराधिकारी या फिर उत्तरकालीन मुगल शासक, विदेशी आक्रमण, राज दरबार में गुटबंदी, सरदारों का नैतिक पतन, मराठा शक्ति का उदय और सेना का दुर्बलता हो जाएगा। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाएगा। अकबर के शासनकाल से आरंभ हुआ मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत पतन की ओर जो है उग्रसर होने लगा। और मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय जो कि जफर था, 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ देने के कारण जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे जो है रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का भारत में जो है अंत हो गया। आगे हमारा कि नियोलिथिक का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नव पसाड़ा काल। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मध्य राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी, तो ये आपका हो जाएगा राजगृह। दोस्तों राजगृह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे हर्यक वंश जो है आपका 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व और बिंबिसार संस्थापक हैं। शिशुनाग आपका हो जाएगा 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व शिशुनाग, और ये आपका बिंबिसार था। और नंद वंश की बात करते हैं 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व महापद्म नंद। और मौर्य वंश की बात करते हैं 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि सन 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, तो इसका उत्तर आपको याद ही होगा, मेरठ से हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया एवं अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और विद्रोह प्रारंभ किया। इस समय मेरठ का जो सैन्य छावनी का अधिकारी था आपको जनरल हैविट था। ठीक है, पटना में 3 जुलाई 1857 को वीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह जो है आरंभ या फिर प्रारंभ हुआ था। देखिए आगे हमारा है कि जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण द्वारा जो है होता है, तो नदी। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है क्या, तो परिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, परिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए परिस्थितिकी को सर्वप्रथम जो है परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जो है जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकल को प्राप्त है। और यूजिन ओडम के अनुसार परिस्थितिकीय प्राकृतिक संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। और वर्ष 1935 में ब्रिटिश परिस्थितिकीविद आर्थर टेंसले ने परिस्थितिकीय तंत्र शब्द का जो है गढ़ा है। ठीक है, और पृथ्वी के भूगर्भित इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या कास्टे द बफन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, तो बांध दोस्तों नहीं, बाकी हवा है, वन है, जल है। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे की विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों यह जो आपका मनाया जाता है 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाते हैं। और विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं। और जल संसाधन दिवस जो है हम 10 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस जो है हम 22 मई को मनाते हैं। आगे कि जैविक संसाधन का एक उदाहरण है, तो वन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें से आपका यहाँ पे दिया गया उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, साम्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण हो जाएगा, और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर जो है संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष यहाँ पे हो जाएगा। ये सब आपका फिगर बनाया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो जो सबसे लंबी वस्तु है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे
लंबी आपका गुजरात का हो जाएगा। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबा है 1214 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं, ये आपके राज्य इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। शीर्ष तटरेखा वाले राज्य क्रमशः गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा गोवा है। और देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई करीबन 7516.6 किलोमीटर है, परंतु इसके मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो लंबाई है आपका 6100 किलोमीटर है। आगे हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्वीकृत संसाधन जो है नहीं है, तो लौह अयस्क दोस्तों हमारा इसमें नहीं है। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्या, तो इसको हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे कि बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वो कहलाती है क्या, तो उसको हम भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। ऑप्शन नंबर बी। आगे है निम्नलिखित में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा जो है बनता है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों डेल्टा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे कि भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है क्या, और अगर देखिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है बिहार पुलिस के लिए, उसका व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। वहाँ पर जो है आपको PDF दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप सभी लोग मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। बिहार पुलिस लिख करके आप ज्वाइन हो जाइए। तो भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है क्या, तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डिस्कशन अच्छा दिया गया है। मैं आप सब लोगों से बोलूँगा कि आप मार्केट से किताब अगर लेंगे तो आपको बहुत बेहतर वे में आप इसको पढ़ के आराम से बना पाएंगे। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह है आपका कौन सा, तो हाथी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए पेरियार दोस्तों अनाईमुड़ी केरल, अनाईमलाई श्रीविल्लीपुथुर जो है आपका तमिलनाडु, तमोर पिंगला जो है छत्तीसगढ़, और सिंहभूम जो है झारखंड, वैतरणी मयूरभंज जो है उड़ीसा, काजीरंगा, दिहांग, पटका ये सब असम में है। ठीक है। कच्छ का छोटा रण जो है आपका गुजरात जंगली गधा के लिए है। काजीरंगा असम एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और जल्दापाड़ा जो है पश्चिम बंगाल एक सींग वाला गेंडा। ताचीगराम जम्मू कश्मीर हंगुल। गिर गुजरात एशियाई सिंह। वन विहार नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश सफ़ेद बाघ के लिए है। रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान ऊँट के लिए। केरादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान साइबेरियन क्रेन। भीतरकनिका जो है उड़ीसा कछुआ के लिए। शिकारी देवी अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश कस्तूरी मृग। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है आपका डॉल्फिन सही है। आगे है कि शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है, तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई। आगे हमारा प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली भारतीय आपकी थी कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर ए, जो कि 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए इंदिरा नूई भूतपूर्व पेप्सिको कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रही हैं। मार्गरेट अल्वा राजस्थान तथा उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल रही हैं तथा यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सदस्य भी हैं। सुनीता विलियम नासा एजेंसी के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। आगे है कि भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में 2012 में राज्यसभा का सदस्य जो है मनोनीत किया गया है, तो आपका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय डैश में स्थित है, तो यह आपको जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुआ है, यह भी आप याद रखेंगे। आगे कि मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में जो है पैर रखा, तो मनुष्य की बात करते हैं तो वर्ष 1969 में रखा था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। अपोलो 11 अमेरिकी अंतरिक्ष यान था जिसने मानव को पहली बार जो है चंद्रमा पर उतारा था। ठीक है। और चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले जो व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने यानी उनके साथ जाने वाले व्यक्ति बज एल्ड्रिन तथा माइकल कॉलिंज थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे हमारा है कि रहमतुल्लाह कब किस खेल से जुड़ा हुआ है। देखिए ये आपका पहला सेट है, थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा क्योंकि ये सेट हमको बहुत मतलब आप देखिए ऐसा समय मिला है कि आपको वीडियो प्रोवाइड कराना था, इसकी वजह से थोड़ा सा शॉर्ट में हम कर रहे हैं। अगर सेकंड सेट हम देखेंगे तो हो सके तो हम वीडियो लॉन्ग बनाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा लॉन्ग बनेगा तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि आप सब लोग को भी ज़्यादा वीडियो मतलब लंबा आप नहीं देखते हैं, हमको पता है, क्योंकि आप सब लोग क्या करते हैं 35 से 40% ही आप वीडियो को कवर करते हैं।
बैडमिंटन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसे आप कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट पता है करेंगे, क्योंकि करेंगे ही जहाँ तक हमें लग रहा है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है कि वीडियो पूरा बनाने के लिए। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा डैश मेडल जो है जीते गए थे, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मेडल दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है कि इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरण जो है दोस्तों, एक सेकेंड, इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरण नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कागज दोस्तों, सॉरी कागज दिया गया, कागज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा हिरोशिमा। अब देखिए याद रखना जो आपके लिए ज़रूरी है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 नामक परमाणु बम जो है गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक जो प्लूटोनियम 239 परमाणु बम गिराया गया था। इस दोनों शहरों में हिरोशिमा शहर को जो है सबसे ज़्यादा जो है क्षति हुआ था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का जो विकास है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के निर्देश में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत जो है हुआ था। आगे है कि अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो ये आपका हो जाएगा एकिडना, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय का दूध है, देखिए गाय के दूध की बात करते हैं तो कम वसायुक्त होता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन होता है, इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए, डी, के और ई होता है। दूध में कैसिन नामक प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं, जिनके शरीर को जो है अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। आगे है कि उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल, तो सलाका कोशिकाएं दोस्तों देखने को मिलता है उल्लू की आंख में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है ए हो जाएगा। आगे है कि किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधा को जो है ऊर्जा चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा सुक्रोज। देखिए एटीपी अणुओं से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जो है फ्लोएम ऊतक द्वारा पत्तियों से बने भोजन सुक्रोज के परिवहन के लिए किया जाता है। भोजन में यानी पौधों में भोजन तथा जल एवं खनिज लवणों का जो है वहन क्रमशः फ्लोएम तथा जाइलम ऊतक के द्वारा ही होता है। आगे कि एडिटिव भोजन में होते हैं, तो रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सी हो जाएगा। देखिए एडिटिव यानी खाद्य भोज, एडिटिव खाद्य भोज दोस्तों ये रसायन है जो कि खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने या उनके रंग, स्वाद या बनावट को बढ़ाने के लिए जो है उनमें मिलाए जाते हैं। खाद्य योज यानी एडिटिव रोगनाशक और खनिज लवण के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी होते हैं, जैसे फोमिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट और ह्यूमेकेटेंट्स, एमिल्सिफायर्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अगला कि फफूंदी है, अगर हम फफूंदी की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या इसका ऑप्शन दिया गया है। तो फफूंदी दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि फफूंदी परजीवी एवं सैप्रोफिटिक मृतजीवी दोनों होता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे कि शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में DDT का सांद्रण किस जीव में जो है सबसे अधिक होगा, तो ये आपका हो जाएगा जल पक्षी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे है कि वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति जो है लाक्षणिक होती है, तो ये आपका हो जाएगा एपीफाइट्स में, एपीफाइट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे किस 100 वाले प्रतिरोध में 2.2 एम्पियर धारा प्रभावित होती है, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा, तो ये आपका हो जाएगा 220 वाट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा, तो वस्तु की दूरी का दोस्तों यहाँ पे चिन्ह होगा, तो ये आपका रीड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं 73 नंबर, आप इसको पढ़ लीजिए आराम से, इसका आंसर देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, इसका ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, जी का मान होता है दोस्तों, जी का मान होता है बताइएगा, तो अगर हम जी की मान की बात करते हैं तो एक सेकेंड, यहाँ पे आंसर इसका दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी का मान 6.6 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति आपका किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा।
रेखांकित वस्तु का कितना परिणामी जो है बल लगा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 0 न्यूटन। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे कि एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, इस व्यक्ति में निम्नलिखित भाग की समस्या यानी किस भाग की समस्या है, तो कौन सी समस्या इसको होता है, कौन सा समस्या कौन सी। देखिए वर्धानता एक आनुवांशिक बीमारी है, इससे जो है पीड़ित व्यक्ति कोई व्यक्ति जो है सामान्य तरीके से रंगों को देख और भेद नहीं कर सकता है। यह समस्या आमतौर पर लाल और हरे रंग के मामले में ही होता है। यह जो है दोस्तों एक तरीके से वंशानुक्रम के कारण ही होता है। जन्म से ही वर्धानता हो सकती है और जीवन में भी ये आपका एक तरीके से होता है। आगे देख लेते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के ऊपरी भाग में दिखाई देता है, तो बृहद सप्तर्षि हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 77 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि 2, 5 और 10 के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और अग्रलिखित विकल्प संभव होगा, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2। दोनों प्रतिरोधों के बीच जो है विभवांतर अलग अलग होगा और दोस्तों यहाँ पे 10 प्रतिरोध के लिए विभवांतर जो है 5 वाले प्रतिरोध से जो है 2 गुना होगा, तो आंसर हमारा यहाँ पे 1 और 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तर लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटाकर रखा जाए तो संतुलन लेंस है, तो संतुलन लेंस आपका होगा दोस्तों तो उत्तर लेंस का काम करना। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 79 का बी सही हो जाएगा। आगे है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु जो है यानी बिंदु पर वेग का मान क्या होगा, तो ये आपका दोस्तों 0 हो जाएगा। दोस्तों 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, तो टीन की अपेक्षा जो है जिंक दोस्तों अधिक अभिक्रियाशील है, तो ऑप्शन हमारा देखिए 81 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार जो है अधिरोही क्रम में होता है, तो वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 82 का ए सही उत्तर हो जाएगा। कि डिस्कशन इसका बहुत बड़ा दिया गया, अगर हम वीडियो आराम से बनाने लगेंगे दोस्तों तो कम से कम मेरे हिसाब से 2 घंटा तो प्लस ही बनेगा, 2-2.5 घंटा वीडियो बन जाएगा। अगर हम इसको एक एक पॉइंट को कवर करेंगे तो 2.5 घंटा आप मान के चल सकते हैं कि 2.5 घंटा हमारा मैक्सिमम में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2.5 घंटा बहुत होता है, आप नहीं देख पाएंगे उतना, तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। मैं आपको जितना करवा रहा हूँ उतना आप देख लीजिए, बाकी आप किताब जरूर खरीद लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन। देखिए जो किताब आपको खरीदना होता है मैं आपको खुद बताता हूँ, और जो नहीं खरीदना होता है मैं आपको पहले ही बताता हूँ, आराम से आप वीडियो के थ्रू जो है अपना काम कर लेंगे, लेकिन आपको इसमें जो है किताब खरीदने की ज़रूरत है। बोला कि CR3 तथा SO42 का यौगिक क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ये नोट कीजिएगा। आगे के नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन जो है इस्तेमाल होता है, कौन सा ईंधन दोस्तों इसमें जो है इस्तेमाल होता है, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन रहा ये, बोला गया है कि नाभिकीय ऊर्जा गृहों में संवर्धित U-235 ईंधन जो है इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा गृहों में ऊर्जा की प्राप्ति जो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से होती है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये आपका लिखा गया 14(6)C में न्यूट्रॉन की संख्या होती है तो 8 होती है, कितना होती है 8। आगे की जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है, तो H2 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है, तो सभी को पता है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत जो है वहाँ पर होने वाली नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन थोड़ा देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिक संलयन कहते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन के एक ड्यूरियम नाभिक तथा एक टाइटियम नाभिक संयुक्त होकर जो है हीलियम नाभिक बनाते हैं तथा एक न्यूट्रॉन 17(6) MU ऊर्जा जो है विमुक्त करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का जो है स्रोत नहीं है, तो मृदा दोस्तों यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए लकड़ी, गोबर, कोयला ऊर्जा का स्रोत है जिसमें जैव पदार्थों की उपस्थिति होती है। पौधे तथा जीवों के परिरक्षित
अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। कोयला जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है ना। और जैव मात्रा जो है बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन पादप एवं जंतु उत्पाद हैं, वे ईंधन स्रोत जैव मात्रा ऊर्जा को कहलाते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सविशेषता बताता है, तो ये आपका हो जाएगा अणु। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी आवृत्ति बारंबारता सारणी की माध्यिका को आलेखीय विधि से निकालने के लिए सहायता ली जाती है। तो देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा त्वरण की। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों इनमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे करनी में 25/49 हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे की यदि ये गोले का क्षेत्रफल जो है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन होगा। तो दोस्तों इसका आयतन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो कि गोले का क्षेत्रफल आपका यहाँ पे इतना दिया गया है। इसको भी आप देख लेंगे आराम से। आगे की एक शून्येतर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवयव होगा। तो कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर हमारा 94 का ए सही हो जाएगा। आगे कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये इसका आपका m गुणे n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप बनाएंगे इसको, ठीक है। ये भी आपका मैथ्स का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं कि बोला कि यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज होगा, तो ये आपका हो जाएगा समलंब चतुर्भुज होगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। आप बोल सकते हैं कि मैं वीडियो बहुत फास्ट एक तरीके से बनाया हूँ, ज़रूरी था क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कशन अच्छा है। 2.5 घंटा तो लग ही जाएगा एक वीडियो बनाने में। तो आप बताइएगा कि क्या 2.5 घंटा बनाया जाए या फिर आप ऐसे ही काम चला लेंगे। आपका देखिए कमेंट के ही ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसा आप कमेंट करेंगे मैं आपको बनाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।